नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई आदमी 24 अरब 99 करोड़ 21 लाख और 35,000 रुपए यानी कि 420 मिलियन डॉलर हर हफ्ते कमाता था, तो शायद ये आपके लिए और मेरे लिए विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सोचो, एक ऐसा इंसान था जिसके पास पैसे ना होने की वजह से उसने अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन कुछ सालों बाद ही उसके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो हर हफ्ते 2 लाख रुपए रबर बैंड पर खर्चा करने लगता है ताकि वो अपने पैसों को बांध सके। किसी समय पर फेक डिप्लोमा डिग्री, फेक लॉटरी टिकट बेचने वाला ये इंसान एक ऐसे समय पर आ जाता है जिसकी साल की कमाई का 10% यानी कि 2.1 बिलियन डॉलर, अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 174 अरब रुपए साल के चूहे खा जाते थे, या फिर सीलन की वजह से ये नोट उसके खराब हो जाया करते थे। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े माफिया, किंग ऑफ कोकेन, पाब्लो एस्कोबार की। सोचो कि अगर कोई इंसान बिना कुछ सही गलत सोचे समझे सिर्फ पैसे कमाने के लिए किसी क्राइम की दुनिया में आ जाए तो वो क्या क्या कर सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह एक गरीब किसान का बेटा दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया बन जाता है और किस तरह से एक मामूली सा किडनैपर इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो अपने हिसाब से देश को चलाने लगता है। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के मेदेजिन सिटी में हुआ था। असल में पाब्लो का सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक प्रेसिडेंट बने, लेकिन घर के हालात इतने ज्यादा खराब थे कि इनके पिता एक छोटे मोटे किसान थे, जिसकी वजह से छोटी मोटी खेती करके उनको पढ़ा लिखा रहे थे और खेती किसानी में उतना ज्यादा कमा नहीं पाते थे, जिसकी वजह से पाब्लो की पढ़ाई को पूरी की जा सके। इनकी माँ एक स्कूल टीचर थी और उन्हीं के पैसों से पूरा घर चलता था। जैसे तैसे करके पाब्लो की पढ़ाई थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद पाब्लो की आगे की कॉलेज की पढ़ाई के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट आती है वो होती है पैसों की। फिर पाब्लो ने देखा कि असल में मेरे परिवार की हालत क्या है और इसका मेन कारण क्या है, और अपने परिवार की गरीबी को देखते हुए पाब्लो ने कसम खाई कि वो 22 साल की उम्र में एक करोड़पति बन के दिखाएगा। पाब्लो ने कॉलेज के टाइम में ही क्राइम की दुनिया में कदम रख लिया था, जिसमें वो कब्रिस्तान में लगे महंगे पत्थरों को चुरा कर बेच दिया करता था, जिससे उसका जेब का खर्चा थोड़ा बहुत निकल जाया करता था। पाब्लो ने क्राइम की शुरुआत तो मजबूरी में की थी, लेकिन उसको धीरे धीरे ये काम करने में मजा आने लगा। वो जब जेल में बंद था तो उसने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि एक ही रात में हजारों डॉलर कमाया जा सके, और इसके लिए उसने किडनैपिंग का रास्ता चुना और इसने 1970 में कोलंबिया के बड़े बिजनेसमैन डियागो इक्वारिया को किडनैप किया। इसके बदले इसने उसके परिवार से $15,000 की डिमांड की, और ये सब करने के बाद कोलंबिया में ये हवा उड़ गई कि एक बहुत ही जिगरबाज इंसान आया है। तभी से पाब्लो एक जाना माना किडनैपर माना गया। पाब्लो अपने किडनैपिंग की दुनिया में जी ही रहा होता है कि तभी इसे सफेद पाउडर के बारे में पता चलता है, जो कि था कोकेन। फिर पाब्लो ने सोचा कि जितना पैसा तो मैं 10 किडनैपिंग करने के बाद कमा रहा हूँ, उतना तो ये लोग एक पैकेट डिलीवर करके कमा ले रहे हैं। और उसके बाद से इसने एक गैंग ज्वाइन कर ली जो कि एक ड्रग डिलीवर का काम करती थी, और फिर पाब्लो बड़े बड़े ड्रग डीलर के साथ काम करने लग गया। एक बार जब पाब्लो 40 किलो ड्रग को डील कर रहा था तो उस समय इसकी एक माफिया से लड़ाई हो जाती है, और इस माफिया का नाम था फैब्रो रेस्ट्रेपो। ये कोलंबिया के मेदेजिन का एक बहुत ही पॉपुलर माफिया था। ये दोनों आपस में डील कर ही रहे होते हैं कि तभी फैबियो पाब्लो की बेइज्जती कर देता है, जिसके बाद पाब्लो को गुस्सा आ जाता है और सीधे गन निकाल के उसको गोली मार देता है। उस समय वहाँ पर लगभग 10 लोग से भी ज्यादा खड़े थे, और इस माफिया को मारने के बाद पाब्लो की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसने 1980 तक कोलंबिया के कोकीन के व्यापार पर पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिसकी वजह से कोलंबिया के जो छोटे मोटे क्रिमिनल थे या फिर जो छोटे मोटे ड्रग माफिया थे, इसकी डर की वजह से इसके अंडर में काम करने लग गए थे। और धीरे धीरे पाब्लो ने कोकीन का व्यापार अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे कई देशों में धीरे धीरे फैलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसकी कमाई और पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और कुछ सालों में ही इसकी गैंग इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी कि कोलंबियाई सरकार भी इसके खिलाफ जाने से डरती थी। वो चाह कर भी इसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे, जिसका फायदा उठाकर ये लोगों की हत्या करने लगता है। लोगों की जरा सी भी बहस करने पर या फिर छोटी मोटी बात पर ये लोगों को सीधा गोली मार दिया करता था। अब आप ये सोच सकते हैं कि जो इंसान छोटी मोटी बातों पर सीधे गोली मार देता हो वो असल जिंदगी में कितना खतरनाक होगा।
अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन एजेंट ने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि पाब्लो के पास पैसों का बेथा भंडार था। उसके पास इतना पैसा था कि वो अपने दुश्मनों को मारने के लिए लगभग 16 अरब रुपए खर्च कर दिया करता। अब आप ये सोच भी सकते हैं कि अमाउंट कितना बड़ा है। साल 1989 में कोलंबिया के पॉपुलर रिपोर्टर ने पाब्लो को दुनिया का सबसे अमीर 7वां स्थान घोषित किया था। उस समय पाब्लो की व्यक्तिगत संपत्ति 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, यानी कि आज के हिसाब से देखा जाए तो 1825 अरब रुपए इंडियन करेंसी में होते हैं। इस ड्रग माफिया को कई लग्जरी गाड़ियों का भी शौक था। ये ड्रग माफिया इतना ज्यादा शातिर था कि ये कई देशों में अपने अलग अलग घर बनवाया था, जिसकी वजह से ये पुलिस की नजरों से बचा रहे। 1970 की दशक में पाब्लो ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था और आप इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसने अपने लिए पर्सनल जेल बनवाई थी। इसने उस जेल को कोलंबिया के सबसे ऊंचे एरिया में बनवाया था ताकि ये वहाँ से उस चीज की खबर रख सके कि कौन उसके देश में एंटर कर रहा है और कौन उसके देश से बाहर जा रहा है। ये जेल थोड़ी सी अजीब टाइप की थी, क्योंकि इस जेल में ये खासियत थी कि अगर आप अंदर से देखोगे तो बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब के बारे में आपको पता चलेगा, लेकिन अगर आप बाहर से देखने की कोशिश करोगे तो पेड़ के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। इस ड्रग माफिया के न जाने कितने किस्से ऐसे मशहूर हैं, जैसे कि कुछ लोग बताते हैं कि एक बार जब पाब्लो किसी पार्टी से रात को अपने घर की तरफ लौट रहा होता है तो रास्ते में इसे ठंडी लगने लगती है और उस ठंडी को भगाने के लिए इसने करीब 1.5 करोड़ रुपए जला दिए थे। इसके इन्हीं सभी हरकतों की वजह से एक समय में कोलंबिया दुनिया का मोस्ट डेंजरस कैपिटल बन चुका था। भले ही पाब्लो कोलंबिया और अमेरिका के लिए एक क्रिमिनल के रूप में था, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ मेडिजिन सिटी के लोगों के लिए वो एक मसीहा के रूप में था। ये बात सुनने में कितना अजीब लगता है ना, कि एक तरफ जहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल था तो वहीं पर दूसरी तरफ मेडिजिन सिटी के लोगों के लिए एक मसीहा के रूप में कैसे हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि इसने मेडिजिन सिटी के गरीब बच्चों के लिए इसने बहुत ही अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, जैसे कि इसने मेडिजिन सिटी में कई सारे स्कूल और बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड और न जाने कितने हॉस्पिटल भी बनवाए थे, जिसकी वजह से वहाँ के गरीब बच्चे इसे रॉबिन हुड के नाम से बुलाया करते थे। पाब्लो के पास 8000 से भी ज्यादा घर थे। एक समय ऐसा भी आ गया था कि अमेरिका के 90% कोकीन पाब्लो के अंडर में सप्लाई किया जाता था। अब आप ये सोचकर हैरान हो जाओगे, वो कहते हैं ना कि एक ना एक दिन सबको मरना है, और इसी तरह पाब्लो का भी अंत एकदम नजदीक था। वो कोलंबिया और अमेरिका की पुलिस से लगातार बचकर भाग रहा था, क्योंकि उसके जितने भी अवैध कारोबार थे वो धीरे धीरे पुलिस के द्वारा पकड़े जा रहे थे और अब उसके पास भागने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा था। पाब्लो का जन्मदिन 1 दिसंबर को आता है और अब तक पाब्लो को ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई थी कि अब भागकर कुछ फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि कोलंबियाई सरकार ने पाब्लो पर $10 मिलियन का इनाम रखा था कि पाब्लो जहां भी दिखे उसको वहीं पर शूट कर दो, कि इसके जितने भी काले धंधे थे वो सभी पुलिस के द्वारा पकड़े गए थे। और इसी तरह उसने एक दिन अपने परिवार को एक नोटिस भेजता है और उसमें कहता है कि तुम जल्द से जल्द जर्मनी भाग जाओ, नहीं तो पुलिस तुमको भी मार देगी। जिसके बाद पाब्लो की फैमिली जर्मनी चली जाती है, लेकिन वहाँ की सरकार द्वारा इन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है, क्योंकि पाब्लो ने जिस तरह से लोगों की हत्या की थी, जिसकी वजह से किसी भी देश की सरकार उनके परिवार को अपने देश में रहने के लिए अलाउ ही नहीं कर रही थी। पाब्लो एकदम परेशान हो चुका था, उसका दिमाग काम करना एकदम बंद हो गया था, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उस रात को पाब्लो ने अपने बेटे के पास लगभग 7 बार कॉल किए थे। एक इंटरव्यू में उसके बेटे ने बताया था कि पाब्लो एक बात हमेशा कहा करता था कि अपने जिंदगी में कभी भी फोन का यूज मत करो, क्योंकि ये हमेशा ट्रैक कर लिए जाते हैं, और इसलिए वो टेलीफोन का यूज करता था। उसके कहने का मतलब ये था कि अगर आप टेलीफोन की जगह किसी फोन का यूज करते हो तो वो एक खुदकुशी करने के बराबर है। अगर शायद आपने उसके बेटे का इंटरव्यू देखा हो तो उसके बेटे ने इंटरव्यू में एक बात बताई थी। उसने ये बात बताई थी कि उसके पापा उससे हमेशा कहा करते थे कि अगर आप जब भी अपने लाइफ में किसी ऐसी कंडीशन में फंस जाओ कि आपको लगे कि अब मेरी जान नहीं बच सकती है, तो आप हमेशा अपनी राइट साइड में गोली मारना, क्योंकि लेफ्ट साइड में मारने पर इंसान हमेशा बच जाता है। ये लगातार पुलिस से बचकर भाग रहा होता है और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब 2 दिसंबर 1993 को कोलंबियाई पुलिस के द्वारा इसको गोली से मार दिया जाता है। जब पाब्लो की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा था तो उस समय पाब्लो को 3 गोली लगी थी। पहली गोली उसके लेफ्ट साइड में और दूसरी गोली उसके कंधे पर और तीसरी उसके पैर में लगी थी। इतना सब हो जाने के बाद भी ये कंफर्म नहीं था कि पाब्लो को कोलंबियाई पुलिस ने गोली मारी थी या फिर किसी और ने, लेकिन पाब्लो को जिस गन से मारा गया था वो 22 मिलीमीटर की एक मॉडिफाइड गन थी। अब आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में इस व्यक्ति का दावा है कि इसी ने पाब्लो को मारा था, लेकिन इस तस्वीर में एक चीज गौर करने वाली है कि पाब्लो को जिस गन से मारा गया था वो 22 मिलीमीटर की एक मॉडिफाइड गन थी, लेकिन इस तस्वीर में तो सभी के हाथ में राइफल्स हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कि इसका मतलब ये है कि पाब्लो को इस व्यक्ति ने नहीं बल्कि पाब्लो ने खुद को अपने आप को गोली मारी थी, ना कि इस व्यक्ति ने। हालांकि जब बाद में इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और जब इससे पूछा गया तो इसने अपने मुंह से बताया कि इसने पाब्लो को गोली नहीं मारी, बल्कि जिस स्थान पर पाब्लो मरा था उसने उसकी गन वहां से हटाकर अपनी गन रख दी थी, ताकि लोगों को ये लगे कि मैंने ही इसको मारा है। इस तरह पाब्लो जैसे ड्रग माफिया का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब एक राजा मरता है तो दूसरा कोई राजा बनने
बनने की कोशिश करता है। हालांकि पाब्लो की मौत के बाद वहाँ के जो छोटे मोटे गैंगस्टर थे वो लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। एक कहता था कि मैं राजा बनूंगा और दूसरा कहता था कि मैं राजा बनूंगा। लेकिन धीरे धीरे कोलंबिया में सारी चीजें शांत होने लगी। धीरे धीरे वहाँ पे जो मर्डर रेट बढ़ते जा रहे थे वो धीरे धीरे कम होने लगे और इसी तरह पाब्लो का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको पाब्लो एस्कोबार की फुल स्टोरी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।